तो बुधवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ कानून मंत्री का कार्यभार संभाल रहे रविशंकर प्रसाद और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर समेत कुल 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। इस फेरबदल पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताया है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कैबिनेट विस्तार पर कहा कि ये करके मोदी सरकार नाकामियां, कमियां और अपनी गलतियां नहीं छिपा सकती। वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कैबिनेट विस्तार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार में प्रतिभा की कमी है। अखिलेश यादव ने भी विस्तार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार ने नाकामी स्वीकार कर ली है। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रालयों में फेरबदल पर मायावती ने निशाना साधा है। थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में लंबे चौड़े विस्तार और फेरबदल से सरकार की गलत नीतियों, कामों और कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। मायावती का कहना है कि जनता और देश की बदहाल स्थिति सही वक्त पर परिवर्तन की राह देख रही है, तो फेरबदल से कमियां नहीं छिपेंगी। ये उनका ट्वीट। अब तक की जो गलत नीतियां हैं, कार्यकलापों एवं अन्य कमियों आदि पर पर्दा नहीं डाल सकते। तो ये मायावती ने निशाना साधा है कि लंबा चौड़ा विस्तार भले ही कर दिया गया हो, फिर बदल कर दिया हो सरकार ने, लेकिन जो गलत नीतियां हैं उन पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। और ये एक और उन्होंने आगे ये भी लिखती हैं वो कि भाजपा सरकार यहां जनहित और जन कल्याण के सभी मोर्चों पर अधिकांश विफल हो रही है और कोरोना प्रकोप में तो इनकी नीति व कार्यशैली तथा इनके अन्य हवाई वादों व घोषणाओं आदि से यहां की समस्त जनता काफी दुखी है। तो कोरोना काल में ये जो विफलता रही सरकार की, जो नाकामियां रही, उस ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है मायावती ने। और अखिलेश यादव, ये देखिए जो विपक्षी दल है वो पूरी तरह से अब यहाँ पर अटैकिंग मोड में आ चुके हैं। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी लिखा है कि इतनी बड़ी संख्या में मंत्री या मंत्रालय बदलने से बीजेपी सरकार ने ये खुद स्वीकार कर लिया है कि वो हर क्षेत्र में नाकाम रही है। जरूरत केवल डिब्बे नहीं, पूरी ट्रेन को बदलने की है। बीजेपी ने सरकार चलाने का नैतिक अधिकार खो दिया है। देश प्रदेश में बदलाव की लहर है। हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। तो ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा है इस कैबिनेट विस्तार को लेकर कि जो गलत नीतियां हैं उन पर पर्दा नहीं डाल सकती सरकार। और वहीं मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना मैनेजमेंट में सरकार फेल रही और चुनाव को देखकर यह फैसला किया गया है। और वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी कहा कि विस्तार का मतलब साफ है कि सरकार में प्रतिभा की कमी है। ऐसी मेरी पूरी जानकारी है कि कोरोना की हैंडलिंग के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पूरी तरीके से जिम्मेवार था। बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हो, चाहे वो अन्य मीटिंग हो, उनके अंदर प्रेजेंटेशन तक का काम जो है उसको हर्षवर्धन साहब को नहीं दिया जाता था, उनकी जगह उनके सचिव को ये काम दिया गया था। तो ये जो जिम्मेदारी है सिर्फ हर्षवर्धन की दहलीज पे ख़त्म नहीं होती। हाँ, उन्होंने काम बिल्कुल बेकार किया। दिल्ली के लोगों के अंदर खासा गुस्सा है। मैं तो कहता हूँ भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर मेरा गुस्सा है। मैंने देखा इस सरकार में जो टैलेंट और बेंच स्ट्रेंथ की कमी है, जो पहले भी थी और अभी है, वो पूरी तरह से उजागर हुई है। जहाँ तक श्री रविशंकर प्रसाद का सवाल है, मुझे लगता है कि ट्विटर ने उनकी बलि ले ली। अब जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ होती हैं वो रविशंकर प्रसाद से भी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ हैं और लखनऊ से जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है कि अगर इतना बड़ा फेरबदल किया गया है तो विपक्ष इस वक्त जिस अटैकिंग मोड में नजर आ रहा है कि ये तो नाकामी मान ली गई, एक तरह का एक्नॉलेजमेंट है कि सरकार विफल रही है हर क्षेत्र में और इस वजह से ये बड़ा बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आरोप लगने थे और ये इस तरह की बातें आनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब इतना बड़ा अगर फेरबदल होता है और बड़े मंत्री
देखिए, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर जो सरकार के फेस थे, सरकार को कहीं ना कहीं सरकार का बचाव करने वाले ये चेहरा माने जाते थे। कोरोना का दौर अगर 1.5 साल से चला है तो डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर फेस थे। WHO में आपके वो रिप्रेजेंटेटिव थे, जाकर उनको सदस्य बनाया गया, मेंबर बनाया गया था। उसके अलावा आप देखिए और जो मंत्री जिनको हटाया जा रहा है, तमाम लोग, रमेश पोखरियाल निशंक 3 महीने से वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे कि 12th का एग्जाम होना है नहीं होना है। बच्चे परेशान थे, गार्जियन परेशान थे, तमाम लोग परेशान थे। प्रधानमंत्री को खुद इंटरवीन कर रहा है, करना पड़ रहा है उस मंत्रालय में, खासतौर पे तमाम मंत्रालयों में। जो भी बात आरोप लगाए जाते हैं वो अलग बात है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन चूंकि इस सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला है और जो भी कैप्टन होता है, देखिए टीम का कैप्टन होता है, उसको ये अधिकार होता है अपनी टीम को बदलने का, उसको मैच खेलना। मान लीजिए एक सीरीज आप खेलने गए और वो सीरीज हार गए, सीरीज हारने के बाद आपका ऑप्शन होता है कि दूसरे सीरीज के लिए आप पूरी टीम बदल दीजिए। आपको लगता है कि इस टीम के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आपको नई टीम बनानी पड़ेगी, आपको हर प्लेयर चेंज करना पड़ेगा, आपको ऑलराउंडर भी चाहिए, आपको बॉलर भी चाहिए, आपको बैट्समैन भी चाहिए। तो हर तरह के खिलाड़ियों को चेंज करने का ऑप्शन कप्तान के पास होता है और कप्तान को जो मैंडेट मिलता है सरकार में, खासतौर पर राजनीति में, वो 5 साल का मैंडेट मिलता है। उस 5 साल में गलती होने पर उसमें भी हटाए जाते हैं लोग। इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी को 1971 में कितना बड़ा मैंडेट मिला था, आप कल्पना कीजिए, जो जबरदस्त मैंडेट मिला था। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान का बंटवारा कराया, उसके बाद उन्होंने प्रिवी पर्स लागू किया, उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया। उसके बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बनता है, एक चुनाव का मामला उनके आता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश आता है, उसी में पूरी इंदिरा गांधी की सरकार धाराशायी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गड़बड़ होती है, लेकिन चूंकि 5 साल का ये मैंडेट मिलता है और मैंडेट के बीच में कैप्टन को ये अधिकार होता है, जो प्रधानमंत्री मोदी को ये अधिकार है कि वो अपनी टीम में, उनको लगता है कि अगर ये लोग परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी जगह पर दूसरे को मौका दिया जाए। हो सकता है सरकार 2024 में ना रहे, अगर विपक्ष इस तरह से काम करता है और जनता की नाराजगी रही तो 2024 में सरकार चली जाए, लेकिन ये तय किसको करना है? जनता को तय करना है। जनता को तय करने के लिए विपक्ष वही माहौल बना रहा है। विपक्ष का काम माहौल बनाना है कि सरकार फेलियर रही है, सरकार हर फ्रंट पे फेलियर है, हेल्थ के फ्रंट पे फेलियर है, शिक्षा के फ्रंट पे फेलियर है, जुडिशरी के मामले में फेलियर है, तमाम जगह फेलियर है। विपक्ष का काम है माहौल बनाना और विपक्ष को ये मौका मिलता है इस तरह का मौका आरोप लगाने का, साधने का, तो उसमें कोई गलती नहीं है विपक्ष की। लेकिन सरकार को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार के अगर इस तरह के मंत्री जिनको हटाना पड़ रहा, बड़े मंत्रियों को जो लंबे समय से मंत्री हैं, तो अटल जी के सरकार में भी रविशंकर प्रसाद मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद इस सरकार में मंत्री थे और लगातार मंत्री थे। और आप देखिए जब भी जो बड़े मामले आते थे उसमें वही आकर सरकार को फेस करते थे। जी, जैसे रवि आपने कहा कि ये तो कप्तान पर निर्भर करता है कि वो कौन से खिलाड़ियों को कब आगे कर दे और वो अपनी टीम में किन खिलाड़ियों को मौका दे। और हम देख रहे हैं कि इन खिलाड़ियों में जो बदलाव नजर आ रहा है विशाल, वो उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिहाज से ये पूरी टीम का जो चयन है उसमें 7 चेहरे तो सबसे ज्यादा यूपी के नजर आ रहे हैं। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई है ये आने वाले चुनावों में, क्योंकि विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये तो चुनावी कैबिनेट है, तो यूपी के चुनावों पर कैसे असर डालेगा ये फेरबदल? मीमांसा, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए ही इतना बड़ा फेरबदल किया गया और यूपी से 7 मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और इसीलिए इसमें बीजेपी ने जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। और आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी के अध्यक्ष मायावती दोनों ही केंद्र सरकार में जो विस्तार हुआ है उसको लेकर सरकार पर हमला बोल रही हैं, सरकार को विफल बता रही हैं, सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी की अध्यक्ष मायावती। हालांकि ये विपक्ष का होता है और जब बीजेपी भी विपक्ष में रहती थी तो वो भी इसी तरह से सवाल उठाती थी, सरकार को विफल बताती थी। आज वही काम विपक्ष भी कर रहा है। लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से जिन 7 लोगों को लिया है वो बिल्कुल चुनावी कदम बताया जा सकता है, क्योंकि उनसे जातिगत समीकरण फिट बैठ रहे हैं बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी, एससी और एक ब्राह्मण, इस तरह से जो एक पूरा गठजोड़ तैयार किया है यूपी से, वो थोड़ा चैलेंज हो सकता है सपा और बसपा के लिए। इसीलिए दोनों ही पार्टियां बीजेपी के इस फेरबदल को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं और ये बता रही हैं कि प्रदेश और देश दोनों जगह सरकारें विफल रही हैं। अखिलेश यादव यहां तक ट्वीट कर रहे हैं हैशटैग के साथ, नहीं चाहिए भाजपा, बदलाव की लहर चल रही है। मायावती कह रही हैं कि यूपी सरकार ने भी कुछ नहीं किया, केंद्र सरकार में मंत्रियों को बदलना पड़ रहा है। तो ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की जो सियासत चल रही है, 6 महीने बाद जो चुनाव होने हैं उसकी भूमिका इसी के साथ बननी शुरू हो जा रही है। मीमांसा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये अपडेट देने के लिए। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल करते हुए हमने देखा था किस तरह से 12 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई। इनमें से 6 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं जिनके पास 12 मंत्रालयों का जिम्मा था, जबकि 1 मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा 5 राज्य मंत्री शामिल हैं। मंत्रियों को हटाए जाने के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं।
किसी मंत्री को अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के कारण हटाया गया, तो कुछ को संगठन में बेहतर इस्तेमाल के मकसद से। कुछ मंत्रियों की उम्र ज्यादा होना भी प्रमुख वजह रहा है कि उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल बाद पहली बार इस तरह से मंत्रियों को बदला गया है। हम आपको इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी लगातार कल से ही दे रहे हैं, लेकिन पहले बात करेंगे बड़े नामों की। बुधवार को नए मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा ने पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार को ही कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 5 राज्य मंत्रियों ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री देबोश्री चौधरी, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया। कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों के कामकाज की रिपोर्ट मांगी थी और इन रिपोर्ट की चर्चा के बाद ही कैबिनेट विस्तार का फैसला लिया गया। तो कल टीम मोदी के मंत्रियों ने शपथ ली और आज से काम भी शुरू कर दिया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय, ये अनुराग ठाकुर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं किरण रिजिजू अब नए कानून मंत्री बनाए गए हैं। अश्विनी वैष्णव, जिन्हें रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए तो ये जिम्मा दिया गया है मनसुख मंडाविया को। और इस्पात मंत्री के तौर पर आरसीपी सिंह ने अपना काम शुरू कर दिया है और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने अपना जिम्मा संभाल लिया है। तो ये बड़े नामों की जो विदाई हुई, जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, डॉक्टर हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्रालय से उनकी छुट्टी कर दी गई। देखिए, वजह ये रही कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की जान बचाने में नाकामी जो है साफ तौर पर नजर आई। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी पर काफी हाय तौबा मची। ऑक्सीजन की कमी थी, दवाइयों की कमी थी। उसके बाद रविशंकर प्रसाद, ये इतने हैवी वेट जो नाम आप इस वक्त देख रहे हैं, जिन्हें विदाई दे दी गई। रविशंकर प्रसाद, मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि ट्विटर विवाद से सरकार की छवि पर असर पड़ा। टेलीकॉम सेक्टर की समस्याओं का हल निकालने में वो कहीं ना कहीं विफल रहे। और रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका जो जिम्मा संभाल रहे थे शिक्षा मंत्रालय का, सेहत की दिक्कतों की वजह से मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ा। उन्हें खुद कोरोना हो गया था। नई शिक्षा नीति लागू करने में वो विफल साबित हुए, काफी वक्त उन्हें लग रहा था। और कोरोना काल में सरकार की छवि बेहतर करने में नाकाम रहे प्रकाश जावड़ेकर भी सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर वो काम कर रहे थे और इस मंत्रालय से उनको भी कल विदाई दे दी गई। उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंप लिया। और पर्यावरण मंत्रालय में भी ज्यादा काम नहीं हुआ था, इसको लेकर भी काफी चर्चा हुई। और संतोष गंगवार, कोरोना काल में मजदूरों का ख्याल रखने में वो कहीं ना कहीं नाकाम रहे। और श्रम मंत्रालय, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोरोना काल में हमने देखा कि इसको लेकर भी काफी किरकिरी हुई सरकार की, और उस वजह से उन्हें भी अपना इस्तीफा देना पड़ा। और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था, वो भी उन पर भारी पड़ा। तो एक तरह से ये भी संदेश देने की कोशिश की गई है कि योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ जो बोलना जो भारी पड़ा, ऐसा अब आगे जो है वो न करने की कोशिश की जाए। और मोदी सरकार में कर्नाटक की शोभा करंदलाजे भी कल मंत्री बनाए गई। आज उन्होंने कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार भी संभाल लिया। उन्होंने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि वो किसान की बेटी हैं और किसानों के हित में वो काम करेंगे। बात करते हैं नए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। शोभा जी, आपको मंत्री बनने के लिए बहुत बधाई जी मीडिया की तरफ से। सबसे पहला ये है कि आपको ये जिम्मेवारी मिली है, संसद में आप मुखर रहती थी, सरकार के बचाव में भी, सोशल मीडिया पर भी, किस तरह से जिम्मेवारी को निभाएंगे और क्या कहेंगे? एक किसान का जिम्मेदारी मिला है, पूरा देश को घूमना है, किसान का समस्या क्या है उसको स्टडी करना है, उसके बाद कानून लाने का, तो किसान को केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं ऐसे सोचना है। उसका प्लान हम बनाएंगे, साथ में मिलके बनाएंगे। तोमर जी के साथ वो एक्सपीरियंस्ड है, साथ मिलके बनाएंगे। किसान को खुश करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है।
लेकिन तीनों बिल को लेकर विरोध में किसान पिछले 7-8 महीने से हैं। सरकार उनको बातचीत का ऑफर दी है, कई बार बातचीत भी हुई लेकिन नतीजा नहीं निकला। अब कह रहे हैं कि मानसून सेशन में संसद का घेराव करेंगे, कैसे किसानों को मनाएंगे? वो किसान के नाम पे राजनीति हो रहा है, इसीलिए इसको मनाने का बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं खुद किसान हूँ, मैं किसान का बेटी हूँ। मेरा गांव में तीनों बिलों को स्वागत किया है, वो तो बहुत संभ्रम मना रहे हैं। इसीलिए ये किसान कौन है उसको एक बार चेक करना चाहिए। इसलिए मैंने किसान को बताना चाहती है, तीनों बिल किसान का भलाई के लिए है, किसान को आगे लेके जाने के लिए है, किसान का बेटे को खुश करने के लिए है। एक आखिरी सवाल है, आप कर्नाटक से आती हैं, कर्नाटक में भी कई बार उथल पुथल रहता है, लग रहा है कि वहाँ जो मंत्री बने अब कर्नाटक में स्टेबिलिटी आएगी येदियुरप्पा सरकार में? येडियुरप्पा जी का सरकार में स्टेबिलिटी है। हम केंद्र राज्य दोनों मिलके हम काम करेंगे, सभी लोगों का भलाई के लिए करेंगे। और नए मंत्रिमंडल के स्वरूप कई लोगों को हटाया गया है, नए लोगों को लाया गया है, युवा लोगों को लाया गया, आप महिलाओं को भारी संख्या में लाया गया? भारी संख्या में महिला हम अंदर आ गए हैं। ये महिला सशक्तिकरण का बात भाषण नहीं है, वो खुद करके मोदी जी ने दिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बार के कैबिनेट में जो खास तौर पर जो बात देखने को मिली है वो है महिला शक्ति नजर आ रही है, क्योंकि 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है और उन्हीं में से एक है मीनाक्षी लेखी। उन्होंने भी आज अपना कार्यभार संभाल लिया। दिल्ली से बीजेपी की सांसद, पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, कुशल वक्ता भी हैं। 2010 में बीजेपी महिला मोर्चा से जुड़ी, बीजेपी प्रवक्ता भी बनी और महिला अधिकारों के लिए हमेशा वो आवाज उठाती रही हैं। और महिला वोटरों में बीजेपी की पैठ भी इसके जरिए बढ़ेगी। Absolutely, they are not opposite each other. They are complementary to each other. So culture is what we exchange whenever we are talking and discussing our history to all that India has given to the world. And India seeks everyone's help for the kind of problems we have right now. So it's a two-way traffic. It's one way all the export that India has made and import of all the technology that India needs right now. So I'm sure we will do very well. Thank you. तो नई कैबिनेट में नारी शक्ति की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। किस तरह से कुछ तो महिलाएं पहले से थीं, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्रालय का जिम्मा उठाए हुए हैं, भारती प्रवीण पवार की इसमें एंट्री हो गई, मीनाक्षी लेखी अभी भी आपने सुना, और अनुप्रिया पटेल। हालांकि ये पहले कार्यकाल में जरूर मंत्री के तौर पर इनकी एंट्री हुई थी, लेकिन दूसरे कार्यकाल में अभी तक नहीं हुई थी और अब इस विस्तार में इन्हें भी जगह दी गई। और वहीं अन्नपूर्णा देवी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.